नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके पहले का जो क्लास लिए थे, उस क्लास में हम लोगों ने आपको एक्चुअल में कहीं ना कहीं मेरे द्वारा आपको मौलिक अधिकार का फर्स्ट पार्ट दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी को पढ़ लिया था, अर्थात समानता के अधिकार को। उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास जो हमारी होगी वो स्वतंत्रता का अधिकार होगा। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पहला समता समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा यहां से पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की चर्चा आज करेंगे। और इस अनुच्छेद 19 से 22 की जो हमारी चर्चा होगी वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में होगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो हमारे देश के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है, लेकिन अनुच्छेद 19 में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए थे। हमारा मूल संविधान जो था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में हमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक, अब देखिए 7 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार क्या थे, इसमें क्या बदलाव किया गया, समय के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ बदलाव भी किए गए, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां लिखा है कि पहले बोलने की स्वतंत्रता होगी, मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता दी गई है कि एक्चुअल में हम चाहें तो कोई भी इंप्रेशन मतलब बोल सकते हैं। बोलने के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर आपको ये 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, जिसमें पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की स्वतंत्रता है, पांचवा निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब अस्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता, छठवां संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है, और आठवां व्यापार या कहीं ना कहीं जीवन चलाने के लिए व्यापार या रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता आपको है। लेकिन बोलने की ये जो स्वतंत्रता दी गई है वो एक्चुअल में स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता मानव विकास के लिए जरूरी होता है, अर्थात स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपने को कभी पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि हमारे संविधान में असीमित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर उस पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे अगर हम देश की एकता और अखंडता को क्या करें, नुकसान पहुंचाएं, तो वहां पे आपको बोलने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है, आप ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारे देश की एकता अखंडता को क्या करें, तकलीफ हो, कहीं ना कहीं वहां पे उसको दिक्कत हो। दूसरी बात, सुरक्षा के हिसाब से अगर आपके बोलने के हिसाब से किसी की सुरक्षा प्रभावित हो रही है तो वो भी प्रतिबंधित हो सकता है। तीसरी बात कर ले तो जैसे आपको अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति के आत्मा को तकलीफ पहुंचे, आत्मा को ठेस पहुंचे, तो भी वो क्या है, वहां पर आपको बोलने से रोका जा सकता है, ऐसे वर्ड का आप यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आप कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे। कोर्ट की अवमानना न करने का मतलब यह है कि कोर्ट के ऊपर आप कोई ऐसा सवाल नहीं उठाएंगे, अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ आप विदेशी संबंध को बरकरार रखेंगे। जो हमारे देश के द्वारा किसी दूसरे देश से क्या किया गया है, कोई भी विदेशी संबंध स्थापित किया गया है, उसे भी आपको क्या करना है, बरकरार रखना है। अब इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, बोलने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपनी अभिव्यक्ति को कैसे दर्शाते हैं। जैसे बाइलक आपने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो झंडा फहराते हैं, भारत के जयकारा लगाते हैं, भारत का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो ये आपको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वो ये दिखाता है कि हम भारत के प्रति क्या है, अपने संविधान के प्रति हम निष्ठा रखते हैं। मीडिया की भी स्वतंत्रता है, इसमें ही मीडिया आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का झंडा फहराने की अनुमति होती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत मीडिया की भी स्वतंत्रता दी गई है। मीडिया को किस प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे मीडिया बोल सकती है, कुछ सवालें पूछ सकती है। लेकिन आज की मीडिया को अगर ध्यान से समझे तो आज की जो मीडिया होती है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है, आप ऐसा जानते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, इसमें गलतियां हमारी हैं। गलतियां हमारी इसलिए है क्योंकि हम उसी चीज को देखना चाहते हैं। देखिए, आप न्यूज पर जो चीज आप देखना चाहते हैं, कोई भी वही चीज आपको दिखाना चाहता है। अभी कुछ समय पहले से आपको पता है कि हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर
रिया को लेकर, कंगना को लेकर, बहुत सारे बस मीडिया में यही चल रहा था, लेकिन वो चीज को हम देखना चाहते थे। तो उनका व्यूअर बढ़ता है, जब उनका व्यूअर बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है जानते हैं, उनकी टीआरपी बढ़ती है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। उनके टीआरपी बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आप उस चैनल पे कोई भी प्रचार अपना करवाते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ये उसका मतलब होता है। मतलब एक एक सेकंड का 10 से 15 से 20 हजार रुपए तक वो ले लेते हैं, सोचिए, क्योंकि उनका टीआरपी ज्यादा है, उस चैनल पे लोग ज्यादा देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मीडिया की जो स्वतंत्रता दी गई वो अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता तब तक है जिससे कि आप ये चीज ध्यान रखें, यहां एकता अखंडता को दिक्कत ना हो, एकता अखंडता हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए, सुरक्षा प्रभावित ना हो, साथ साथ हमारे जनता के ऊपर किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो जिससे लोग प्रभावित होते हो, साथ साथ आत्मीय सम्मान सबका बना रहे। आप ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज करेंगे जिससे किसी व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाए। तीसरी बात अगर हम बात करें तो हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करेंगे, जो हमारा कोर्ट बोलता है उसकी अवहेलना नहीं किया जाएगा, और विदेशी संबंध को हम बरकरार रखेंगे। अर्थात हमारे देश के द्वारा जो विदेशी संबंध किसी भी देश से संबंधित जो बनाए गए हैं, जो उसका रूल्स नियम हमने बनाया है, जो हमारा विदेशी संबंध एक दूसरे देशों के साथ स्थापित है, उसके ऊपर आप टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे कि हमारे विदेशी संबंध खराब हो। तो कहने का मतलब है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बोलने की ये स्वतंत्रता है, लेकिन यहां पर आपकी स्वतंत्रता को यह भी किया गया है कि आप ऐसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे जिससे कि हमारे देश की एकता अखंडता को प्रभावित करता। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हमारे संविधान में वो सीमित है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। किसी की सुरक्षा प्रभावित न हो, हमारे देश की सुरक्षा पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, जनता को किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ न हो आपके बोलने से, किसी भी व्यक्ति विशेष के आत्मा को ठेस न पहुंचे, साथ साथ कोर्ट की आप अवहेलना न होने पाए, और साथ साथ विदेशी संबंध भी स्थापित बना रहे, तब आप इस तरीके के वक्तव्य को बोल सकते। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, अब अगर आप बोलने की स्वतंत्रता है तो देखिए, अगर आप बोलेंगे, आपकी बातों को सबको अच्छा लगेगा, जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे और अब आपकी बात सबको अच्छी लगने लगी, तब आप सभा कर सकते हैं। सभा कर सकते हैं, सभा करने का मतलब यह होता है कि आप किसी को संबोधित कर सकते हैं, अपने विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं। एक सभा करने की अनुमति होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में आपका दूसरा कॉन्सेप्ट ये करता है, मतलब दूसरे पॉइंट में सभा करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है, आप सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, या किसी भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, या किसी पार्टी का गठन करने की स्वतंत्रता आपको है। देखिए, पहले आप बोलेंगे, जब आपकी बातें सबको अच्छी लगेंगी तब आप सभा करिए, और जब आप सभा करेंगे, जब उस सभा में कुछ निर्णय लेंगे, अच्छी बातें सबको लगेंगी, तो एक आप संगठन बनाइए, एक आप कमेटी गठित कर लीजिए, किसी भी संघ का निर्माण करिए। यह आपकी तीसरी स्वतंत्रता है, मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको तीसरा देता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं, तो इसमें अगर हम संघ बनाने की हमको स्वतंत्रता दी गई, तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसमें आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आप एक स्थान से भारत में दूसरे स्थान तक आने जाने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। अर्थात आप भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तीसरी बात करें यहां से, तो तीसरा बनाया संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत। चौथी बात करें तो यहां पर आवागमन की स्वतंत्रता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की। तो यहां से हमने यह देखा कि पहला तो बोलने की स्वतंत्रता हो गई, अगर आप बोल सकते हो तो उसके बाद अच्छी बातें आपको लगी तो कोई सभा कर सकते हो, सभा करने के बाद संघ बना सकते हो, संघ बनाने के बाद भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी आपको आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता, अस्थायी रूप से भारत में आप कहीं बस सकते हो, भारत में क्या कर सकते हो, बस सकते हो। लेकिन यहां पर पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में भारत के लोग, अन्य राज्य के लोग वहां पर स्थायी रूप से निवासी नहीं हो सकते थे, तो उसे भी अब समाप्त कर दिया गया, आपको पता ही है। तो वहां भी आप अब क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। लेकिन यहां पे जो छठवां पॉइंट है वो कहता है संपत्ति का अधिकार। आपको पता होना चाहिए, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से समाप्त किया गया है, और साथ साथ इसको अगर हम ध्यान दें तो अनुच्छेद 31 से भी समाप्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्यों समाप्त किया गया,
इसके लिए एक संविधान में संशोधन हुआ, वो संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसके तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए, अगर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को एक्चुअल में ये हमारे सरकार को कमजोर करता है, व्यक्ति के अधिकारों को मजबूत करता है, लेकिन जो कानूनी अधिकार होता है, उस कानूनी अधिकार को सरकार जब चाहे तब आपसे छीन सकती है। यह भी बात आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो एक चीज आपको यह समझना है कि कहीं ना कहीं जो संपत्ति का अधिकार है, अब वो एक विधिक अधिकार के रूप में है। तो देखिए यहां से हमने ये किया कि जो संपत्ति का अधिकार था, अभी हमने बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। आखिर हटाया क्यों गया? इसका मतलब यह बनता है कि इसको हटाने का एक ही रीजन था कि जैसे 22 लाख अगर किसी की संपत्ति है और वहां पे सरकार अपनी कोई योजना स्टार्ट कर रही, जैसे रोड चला रही है, रोड बनवा रही है, अगर रोड वो बनवा रही है, अगर बीच में किसी की संपत्ति है तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता था, उसको एक्शन लेना पड़ता था। आखिर अगर वो अपनी संपत्ति नहीं देता है तो आप उससे जबरदस्ती तो ले नहीं सकते, अगर लेते भी हैं तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, उसके लिए न्यायालय में चला जाएगा और वहां पर रोक लग जाती। तो इसके लिए हमें सख्त जरूरत थी कि इसे हटाया जाए, तो इसीलिए इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब हमारे देश में यह सिस्टम आ गया कि कहीं ना कहीं अगर किसी की भी संपत्ति है, अगर सरकार उसे लेती है तो उसे मुआवजा के थ्रू उसको मुआवजा देकर वो संपत्ति को अर्जित कर सकती है, क्योंकि वो एक कानूनी अधिकार है। अगर ये तो हटा दिया गया तो इससे क्या हुआ कि कितने बच गए, केवल एक, अब 6 इसमें बचे हैं। तो एक तो है व्यापार, 7वां बोलता है व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता होगी। कहने का मतलब यह है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने, मतलब भारत में कहीं भी वो क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, काम कर सकता है, जिससे कि वो अपने रोजी रोटी क्या कर सकते हैं, चला सके। तो ये आपका 7वां इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। वर्तमान में कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता भी बचे हैं। तो पहला क्या था? बोलने की स्वतंत्रता, सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अब भारत में कहीं भी अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, साथ साथ भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये आपके अनुच्छेद 19 के तहत। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात कर ले अनुच्छेद 20 की। 20 कहता है दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण। दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वो कानून का उल्लंघन न करे। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक वो कानून का उल्लंघन न करे। दूसरी बात, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो एक अपराध के लिए केवल एक बार उसे दंड दिया जाएगा, न कि बार बार। अगर एक अपराध के लिए कितनी बार? एक बार। अगर उसने कानून का उल्लंघन किया, मान लो किसी की हत्या किया, तो वो उसको एक ही बार आप दंड देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि अगर वो दोबारा अपराध करेगा तब उसको दोबारा दंड दिया जाएगा। मतलब एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड दिया जाएगा। तीसरी बात इसमें आपको यह समझना है कि कहीं ना कहीं अगर इसके अंतर्गत जिस समय उसने कानून का उल्लंघन किया है उसी कानून के तहत आप उसको दंड देंगे, न कि बाद में बनाए गए कानून के तहत। जैसे 22 लाख मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2020 में किसी की हत्या कर दिया। अब 2020 में यह प्रावधान था कि हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा होगी। 2025 में एक नया रूल आ गया, हालांकि उसका कोर्ट में केस चल रहा था, उसका फैसला 2025 में आया और सरकार ने 2024 में यह कर दिया कि 300 धारा 302 के तहत अगर कोई हत्या करता है तो उसको फांसी की सजा होगी। तो उस व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जब उसने कानून का उल्लंघन किया था तो उस समय हत्या करने वाले को फांसी की सजा न थी, बल्कि क्या था? आजीवन कारावास था। तो इसलिए उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। यह भी आप बात थोड़ा ध्यान रखें। तो दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण का मतलब क्या है? तो दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को आप तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक वो कानून का उल्लंघन न करे। दूसरी बात, जितनी मात्रा में उसने कानून का उल्लंघन किया उतनी मात्रा में आप उसको दंड दो। ये नहीं कि अगर वो साइकिल चुराया तो उसको फांसी की सजा दे दो। तीसरी बात, जिस समय उसने कानून का उल्लंघन किया था, जिस समय उसने कानून का उल्लंघन किया था उसी कानून के तहत उसको दंड दिया जाएगा, न कि बाद में बनाए गए कानून के तहत। तो यह था अनुच्छेद 20 में ऐसा उल्लेखित किया गया है। आइए बात करें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
ये अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां प्राण का मतलब लाइफ से है और दैहिक का मतलब शरीर की है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, यह बात आप ध्यान रखें। लेकिन यहां पे लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आपको फांसी की सजा दी जा सकती है, आपकी प्राण लिया जा सकता है। अगर सोचो, अगर यहां पे यह लिख दिया जाता कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, तो प्राण आपका जीवन से, आपको व्यक्तिगत जो आपका जीवन है, लाइफ है, उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा, तो किसी व्यक्ति को क्या फांसी की सजा हो सकती थी? नहीं हो सकती। तो इसलिए इसमें लिख दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अर्थात लाइफ से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है। अब यहां से अगर आप बात करें तो इसके जीवन के लिए पर्यावरण भी जरूरी है। आप यह चीज समझते हैं कि अगर संतुलित पर्यावरण नहीं होगा तो भी तो उसकी मृत्यु हो सकती है। गाड़ी मोटर चलती, इतना धुआं निकलता है, तो वो एक अपराध है। पुलिस क्या करती है? उसको ले जाकर देखो गाड़ी सीज कर देती है। तो क्यों? क्योंकि वो किसी भी लाइफ के लिए, किसी के जीवन के लिए वो क्या है? बेकार है। उसको संतुलित करना है, तो वो भी इसमें आप ध्यान रखिएगा पर्यावरण को। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या मतलब सुसाइड, जैसे आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन यहां यह भी अधिकार है कि आप अपने से अपना जीवन मतलब खत्म नहीं कर सकते। तो एक प्रश्न पेपर में आ जाता है कि वो कौन सा अपराध है कि यदि व्यक्ति एक्चुअल में कहा जाए बच जाए तभी उसको मृत्यु, उसकी मतलब उसको दिया जा सकता है। अगर वो मान लो सुसाइड कर लिया तो आप उसको फांसी की सजा किसी तरीके के नहीं दे सकते। तो ये आपका धारा 309 के तहत है, ये आप ध्यान रखिएगा। आईपीसी की धारा 309 में लिखा है, मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है, लेकिन आप अपना भी जीवन ऐसे ही क्या कर सकते हैं? ले नहीं सकते हैं। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इसमें 309 को भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपके जीवन का अधिकार आपको तो दिया गया है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर दैहिक स्वतंत्रता की हम बात करें, दैहिक का मतलब क्या? दैहिक का मतलब होता है शरीर से। आपको शरीर की आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे देश में एक इस चीज को जोड़ा गया है, प्राइवेसी को। प्राइवेसी का मतलब यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, जैसे मेनका गांधी का जो मुकदमा था इसी के ऊपर था। प्राइवेसी का मतलब यह है कि जैसे वो किसी से, सबकी कुछ न कुछ प्राइवेसी होती है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाते हैं तो उसी प्रकार से नहीं बोल सकते। तो हम अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो हमारी प्राइवेसी है। अब ये नहीं कर सकते कि हमारी प्राइवेसी है तो कोई भी व्यक्ति हम दोनों में से क्या करे कि हमारी प्राइवेसी को सोशल मीडिया पे वायरल करे। वो क्या है? वो एक तरीके से उसके कहीं ना कहीं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करता है? कम करता है। तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। उसके साथ साथ अगर एडल्ट्री को देखें, आप ध्यान से समझिएगा, अभी धारा 397 को समाप्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, 497 को अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या था, इसको मतलब समझो। जैसे मान लो कहीं ना कहीं अभी हमने बताया कि एक तो प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि हम एक तरीके से प्राइवेसी के अंतर्गत हैं, किसी से किसी तरीके की बात नहीं करेंगे। अगर बाई लक आपस में जो बात होती है वो प्राइवेसी होगी। अब जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट का देखो एक केस आया था, ऐसा ही केस था कि एक महिला जो थी, जैसे किसी भी तरीके की अगर आप देख लो, महिला अगर मान लो रात को फोन चला रही है या तो किसी तरीके से आप इसकी बातों को समझते रहे होते हैं, शादीशुदा महिला है, किसी अन्य पुरुष से बात कर रही है, तो वो एक्चुअल में उसका पुरुष उसको क्या कर दे? तलाक दे दे। तो महिला कह सकती कि हमारी प्राइवेसी है। हमारी प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि हम किसी से बात करें, क्या करें, इसको आप क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं वायरल नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारा संविधान बोलता है प्राइवेसी को लेकर, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन यहां धारा 497 में कुछ अलग था। इसमें यह किया गया कि पहले क्या सिस्टम था कि जब आपका 1860 में जो हमारा आईपीसी बना था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 1860 में कि अगर मान लीजिए कि कोई शादीशुदा महिला है और वह एक दाम्पत्य जीवन जी रही है, तो अगर किसी अन्य पुरुष से, अगर अन्य कोई पुरुष उसके पति से बिना इजाजत की उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसमें पुरुष को दोषी माना जाता था जो शारीरिक संबंध बनाता है। तो यह तो गलत हो गया।
अगर महिला की भी चाह है, महिला भी उसे पसंद करती है, तो उसके हिसाब से पुरुष को आप गलत क्यों मानते हैं? तो यहां पर धारा 497 में यही किया गया है कि जो एडल्ट्री था, अर्थात कहीं ना कहीं तो एडल्ट्री को समाप्त किया गया यहां से, मतलब कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो जो धारा 497 में है, अब यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर महिला किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है या गैर पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे विपिन तिवारी वाला हाल, अब यही केस था उस पर। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें होती हैं, अब अगर उसका हस्बैंड अगर ये बात को जान लेता है, तो देखो उनमें दोनों दोषी नहीं है। वो अपने स्वेच्छा से किसी अन्य महिला से, शादीशुदा महिला से वो पुरुष संबंध बना सकता है, शारीरिक संबंध, वो चाहे तो वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। लेकिन एक चीजों को आपको ध्यान रखना है, अगर उसके पति को सही नहीं समझ में आता है तो वो उसे तलाक दे सकता है। ये बात आप ध्यान रखें, वो उसे क्या कर सकता है, तलाक दे सकता है, डिवोर्स दे सकता है, लेकिन वहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हैं। ये बात आपको ख्याल रखना है, ये आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो ये पूछा जाए धारा 497 क्यों समाप्त किया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी में एकांतवाद को जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछा गया था। एकांतवाद का तात्पर्य यह बनता है कि जैसे एकांतवाद को अगर हम ले लें तो एकांतवाद यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एकांत में रहने की अनुमति है, वो अगर किसी के साथ नहीं रहना चाहता है, वो अकेले रहना चाहता है तो रह सकता है। अनुच्छेद 21 क की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और 2002 में जब यह संशोधन किया गया तो इसके बाद यह प्रावधान कर दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। 21 क में लिख दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। तो यह किस अनुच्छेद में, 21 क के अंतर्गत। आइए बात कर ले लास्ट अनुच्छेद के, जो स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 22 है। इसमें यह लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का पहले आपको कारण बताना होगा कि आप किस आधार से उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यहां से हिरासत में लेने का उसको आपको कारण बताना होगा। दूसरी बात, उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी दंड अधिकारी के पास सामने समकक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिसमें उसे ले जाने लाने के समय की गणना उस 24 घंटे में नहीं की जाती है। जैसा मजिस्ट्रेट कहता है, मजिस्ट्रेट के हिसाब से आगे की प्रोसेस किया जाता है। तीसरा बात, उसे अपने मनपसंद के वकील से परामर्श या सुझाव लेने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब इस कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी से संरक्षण है वो इसी आधार से है कि हिरासत में लेने का उसको कारण बताना होगा कि आपने वो कौन सा गलत कार्य किया जिसके लिए आप उसको हिरासत में ले रहे हैं। दूसरी बात, उसे 24 घंटे के अंदर किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। और तीसरी बात, उसे अपने मनपसंद के वकील से परामर्श या सुझाव लेने का अधिकार होगा। तो आज हम लोगों ने जो कवर किया, ये किया स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम। तो यहां से आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए।